नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ हिमानी और स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करेंगे बंगाल में उठे महासंग्राम की, जहां पर हर पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है और केवल लक्ष्य है बंगाल के ताज को अपने सर पर सजाने का। बंगाल की धरती एक बार फिर से सियासत के सबसे बड़े रण क्षेत्र में बदल चुकी है, जहां हर गली, हर चौराहा और हर मंच अब चुनावी नारों से गूंज रहा है। और 2026 के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से वही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार वो कर दिखाएगी जो अब तक नहीं हो पाया और बंगाल की सत्ता में पहली बार पूरी ताकत के साथ एंट्री करेगी, क्योंकि 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 सीटों का है और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता मैदान में उतर चुके हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिला आरक्षण का मुद्दा जो संसद में अटका हुआ दिखा है, वही अब बंगाल के चुनावी मंच पर एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जहां बीजेपी से महिलाओं के अधिकार की लड़ाई बताकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी इसे सिर्फ चुनावी जुमला बताकर पलटवार कर रही है। और इसी टकराव के बीच बंगाल की राजनीति एक बार फिर से अपने चरम स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ये बंगाल चुनाव आगे जाकर और कितना दिलचस्प होता है। बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी एक नेता की मौजूदगी जमीन पर महसूस हो रही है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस बार बंगाल चुनाव को केवल एक राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की बड़ी जंग मानते हुए लगातार यहां दौरे कर रहे हैं, लगातार यहां जनसभाएं कर रहे हैं। और अब तक के पूरे चुनावी अभियान को देखें तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मोदी ने बंगाल में हाई वोल्टेज कैंपेन की रणनीति अपनाई है, जिसमें शुरुआती चरणों में ही उन्होंने लगभग 8 से 12 बड़ी रैलियां कर दी हैं, जबकि पार्टी सूत्रों और चुनावी कार्यक्रमों के हिसाब से उनका पूरा टारगेट लगभग 20 से ज्यादा सभाओं तक जाने का है, जिसमें फिजिकल रैलियों के साथ साथ वर्चुअल रैलियां, रोड शो और विशेष सभाएं भी शामिल की गई हैं। अब वही वजह है कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों जैसे कि बिष्णुपुर, उत्तर बंगाल, जंगल महल और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में लगातार मोदी की मौजूदगी देखने को मिल रही है, जिससे यह साफ संकेत भी मिल जाता है कि बीजेपी इस बार किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर मैदान में उतार रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन रैलियों का एक खास पैटर्न भी नजर आ रहा है, जहां वे सिर्फ सामान्य चुनावी भाषण नहीं देते बल्कि हर रैली को एक खास संदेश के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कहीं वे कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं तो कहीं वे सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए विकास के सवाल भी खड़े करते हैं। अब इसी के साथ इस बार उनकी लगभग हर रैली में एक कॉमन फैक्टर भी साफ तौर पर दिखाई देता है और वो है महिला आरक्षण का मुद्दा, जिसे वे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपने भाषणों में बार बार ये दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में विपक्ष बाधा बन रहा है, जिससे यह मुद्दा सीधे तौर पर अब महिला वोटरों तक पहुंच बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री हर उस तार को छू रहे हैं जो आधी आबादी के दिल को छूती है, तो नरेंद्र मोदी ने बंगाल से आदिवासी महिलाओं की भी बात की है। जिक्र राष्ट्रपति का किया गया, लेकिन मोदी की बातों से सबसे ज्यादा दर्द दीदी को हुआ है। दरअसल बीजेपी की पूरी रणनीति इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनकी रैलियों का सीधा असर वोटरों पर पड़े। अब यही कारण है कि पार्टी ने बंगाल में मैक्सिमम रैली, मैक्सिमम रीच का फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री की हर सभा को एक बड़े इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है, जहां भीड़ जुटाने से लेकर सोशल मीडिया तक हर स्तर पर इससे एम्पलीफाई किया जाता है ताकि चुनावी माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में रहे।
लेकिन इसके साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में रैलियां और आक्रामक प्रचार ममता बनर्जी के मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क को चुनौती देने के लिए काफी होगा, या फिर बंगाल की सियासत एक बार फिर से स्थानीय बनाम बाहरी के नैरेटिव में पूरी तरह से सिमटती हुई नजर आएगी। टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिशन बंगाल उनकी रैलियों, उनके जनता के बीच मौजूदगी से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी बंगाल को जीतने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोदी का आखिर बंगाल मिशन क्या है। बंगाल में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है। लगातार बंगाल के हर एक कोने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जनता को साधने का काम किया जा रहा है। 294 सीटों पर सियासी जंग है, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचाई है। 148 सीटों का बहुमत हर पार्टी को चाहिए बहुमत की सरकार बनाने के लिए। वहीं महिला आरक्षण बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार बना है। इस वक्त महिला आरक्षण का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे को अब बंगाल की राजनीति में हथियार के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी पर बीजेपी की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। विकास को लेकर बात हो या योजनाओं को लेकर बात हो, लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। अब 4 मई वो तारीख है जहां पर बीजेपी ने दावा किया है कि 4 मई दीदी की विदाई, यानी कि बीजेपी का इस साफ तौर पर कहना है कि 4 मई को बीजेपी सत्ता में आएगी और दीदी की विदाई बंगाल से पूरी तरह से हो जाएगी। ये बंगाल की सियासत में मोदी का वार साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बंगाल के चुनावी रण में अगर कोई नेता अपने तेवर, अपनी भाषा और अपने सीधे हमलों की वजह से अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बंगाल की धरती पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया है कि उनका चुनावी अंदाज ना तो नरम होने वाला है और ना ही घुमावदार, बल्कि वो हर मंच से सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही वजह है कि उनकी रैलियों में लगातार एक आक्रामक टोन देखने को मिल रही है, जहां वे बार बार ये कहते नजर आते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है और राज्य में अराजकता और हिंसा का माहौल बन चुका है, जिसे खत्म करना अब बेहद जरूरी है, जिसके लिए बीजेपी अब सत्ता में आएगी। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में ममता सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यही लगाते हैं कि उनके शासन में गुंडा राज फल फूल रहा है और आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और इसी संदर्भ में वे ये भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है
तो उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और यही वह जगह है जहां उनका सबसे चर्चित बुलडोजर मॉडल चुनावी मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि योगी अपनी हर दूसरी रैली में यह संकेत देते रहे हैं कि जैसे यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला, वैसे ही अब बंगाल में भी कानून का राज स्थापित करने के लिए सख्ती दिखाना बेहद जरूरी है। अब इतना ही नहीं, योगी अपने भाषणों में ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि राज्य में कुछ खास वर्गों को खुश करने के लिए कानून व्यवस्था और प्रशासनिक संतुलन से समझौता किया जा रहा है। और यही वजह है कि वे बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का शासन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलेगा, जहां किसी के साथ ना तो भेदभाव होगा और ना इस तरह वे एक तरफ ममता सरकार पर आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ खुद को एक मजबूत और निर्णायक विकल्प के तौर पर भी बंगाल में पेश करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में एक और चीज जो लगातार देखने को मिलती है वो है उनकी सीधी और टकराव वाली भाषा, जहां वे बिना लाग लपेट के ये कह देते हैं कि बंगाल को अब बदलाव की जरूरत है और दीदी की सरकार ने राज्य को पीछे धकेल दिया है। और कई मौकों पर वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कानून का राज चाहिए, अगर विकास चाहिए तो बीजेपी को मौका देना होगा। शायद यही वजह है कि उनकी रैलियां सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बन जाती है, जहां भीड़, नारे और आक्रामक भाषण मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो सीधे वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों के रुख की भर्त्सना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पैरोकारों ने यह संशोधन विधेयक पास नहीं होने दिया। अब ये देश की आधी आबादी का अपमान है, माता बहनें इसे किस रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगी। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा अराजक स्थिति के लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए ऐलान किया है कि ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। अब बंगाल वासियों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि यह भी उतना ही बड़ा सच है कि बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश से काफी अलग है, जहां स्थानीय पहचान, भाषा और सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और यही वजह है कि योगी का ये आक्रामक और बुलडोजर वाला मॉडल बंगाल के वोटरों को कितना आकर्षित करेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी से मजबूत शासन और कानून व्यवस्था का प्रतीक बताकर पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इसे डर और दबाव की राजनीति बताकर लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर रही है। अब इसी टकराव के बीच योगी आदित्यनाथ का हर भाषण इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प और हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल रहा है। टीएमसी कहती तो है, माँ माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन माँ के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जला रखी है। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं पड़नी थी। सभी महिला बहनों से निवेदन है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं से ममता सरकार को ललकार रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अब उनकी सरकार का अंत निश्चित है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बंगाल में योगी का बुलडोजर वार कैसा होगा, किस तरह से योगी की सरजमी बंगाल में स्थापित होगी। योगी ने बंगाल में हुंकार भरी है। लगातार जनसभाओं से टीएमसी सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए नजर आ रहे। लगातार उनकी तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि सिंहासन
खाली करो ममता दीदी। ये सीधी चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे दी गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब बीजेपी आएगी, इसलिए सिंहासन खाली कर दो। वहीं महिला आरक्षण पर विपक्ष का पर प्रहार लगातार जारी है। महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त देश की राजनीति, देश की सियासत में गरमाया हुआ है और उसी को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया है और विपक्ष पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं कि विपक्ष ने इससे महिलाओं का हक छीन लिया है और साथ ही महिलाओं के अधिकारों का हनन भी विपक्ष द्वारा किया जाता है। अब क्या बंगाल में चलेगा यूपी मॉडल? जिस तरह से बंगाल की राजनीति है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अलग है, अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में भी अब उत्तर प्रदेश का मॉडल चलेगा? क्या यूपी का बुलडोजर मॉडल बंगाल में भी चलता हुआ नजर आएगा? अब अगर इस पूरे चुनावी मुकाबले में सबसे मजबूत और अनुभवी खिलाड़ी की बात करें तो वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बाद इस बार चौथी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं। और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर जनता के सामने पेश करती हैं, जिससे उन्हें स्थानीय वोटरों के बीच भावनात्मक समर्थन मिलता है और साथ ही बीजेपी के हर हमले का जवाब देते हुए वे बार बार ये कहती हुई नजर आती हैं कि बाहरी लोग बंगाल पर राज नहीं कर सकते और ये चुनाव बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है। और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी बीजेपी को घेरते हुए कहती है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपनी सरकार की योजनाओं जैसे कि लक्ष्मी भंडार और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनकी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की रणनीति पूरी तरह से लोकल कनेक्ट और भावनात्मक अपील पर आधारित है, जिससे वे बीजेपी के राष्ट्रीय नैरेटिव को काउंटर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी का लोकल कनेक्ट पूरी तरह से बंगाल की राजनीति में उनके लिए चुनावी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। মহিলাদের 33% রিজার্ভেশন নয়, মহিলা বিলের নামে তার মধ্যে 541-43টা সিট বাড়িয়ে 850 মতো সিট করতে চেয়েছিল, দেশটাকে ভাগ করতে চেয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল। আমার এখানে ইলেকশন থাকা সত্ত্বেও আমাকে ওরা 20 জনকে পাঠাতে বলেছিল, আমি 21 জনকে পাঠিয়েছিলাম নির্বাচনের ক্যাম্পেইন ছেড়ে দিয়ে। তার কারণ আমরা কাল বিজেপিকে পরাস্ত করেছি, মোদির পতন শুরু হয়েছে এবং আগামী দিন জেনে রাখবেন বিজেপি হাঁটাবো। বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা দিল্লিকে টার্গেট করি। अब जिस तरह से बंगाल की राजनीति में बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है तो ममता सरकार भी पीछे नहीं है। ममता ने भी बीजेपी पर पूरी तरह से पलटवार किया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ममता का पलटवार आखिर कैसा है। दरअसल बंगाल की बेटी बनकर मांग रही वोट। ममता बनर्जी अपने को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश करती है, जिससे उनको स्थानीय ताकत के तौर पर जनता का भरोसा मिलता है और लगातार बंगाल की बेटी के तौर पर वोट मांग रही है। बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बंगाल की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि बाहरी लोग बंगाल में आकर स्थानीय लोगों पर राज नहीं कर सकते। महिला आरक्षण पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया है। ममता ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का महिला आरक्षण इस वक्त लाना केवल एक चुनावी स्टंट था, केवल एक चुनावी जुमला था, जिससे वो बंगाल की जनता का ध्यान खींचना चाहते थे और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। योजनाओं के दम पर जनता को साधती दी थी, जिस तरह से लक्ष्मी भंडार योजना हो या महिलाओं के लिए चल रही अन्य योजनाएं हो बंगाल में, उसको लेकर भी लगातार ममता दीदी इस वक्त मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। वादों का आरोप लगातार, जिस तरह से बीजेपी पर झूठे वादों का आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है, लगातार ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी केवल वादे करती है, जिस वक्त लेकिन निभाने का समय आता है बीजेपी पीछे हट जाती है। चौथी बार सत्ता में लौटने की तैयारी थी।
ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार इस वक्त बंगाल में तेज है। टीएमसी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में तुली हुई है ताकि बंगाल में चौथी बार एक बार फिर से दीदी की सरकार बन जाए। अब बंगाल के इस चुनावी महासंग्राम में अगर इस बार कोई एक फैक्टर सबसे ज्यादा निर्णायक बनकर उभर रहा है तो वो है आधी आबादी, यानी कि महिला वोटर का, जो अब सिर्फ वोट देने वाली नहीं बल्कि चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और यही वजह है कि इस बार का पूरा चुनावी नैरेटिव धीरे धीरे महिला केंद्रित होता जा रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी रैलियों और भाषणों में महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की बात करते हुए महिला आरक्षण को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस पूरे नैरेटिव को अपने तरीके से काउंटर करते हुए दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी सरकार ने पहले ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए काम किया है और उन्हें किसी बाहरी वादे की जरूरत नहीं है। दरअसल बीजेपी की रणनीति इस बार काफी स्पष्ट नजर आती है, जहां पार्टी यह समझ चुकी है कि बंगाल में महिला वोटरों की संख्या न केवल बड़ी है बल्कि उनका झुकाव चुनावी नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी लगभग हर रैली में महिला आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है और विपक्ष इस रास्ते में बाधा बन रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने आक्रामक अंदाज में इसे जोड़ते हुए ये कहते नजर आते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां विकास संभव नहीं है। और इस तरह बीजेपी महिला सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी को एक साथ जोड़कर एक बड़ा चुनावी नैरेटिव तैयार कर रही है, अब जिसका सीधा लक्ष्य महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। लेकिन इस पूरी रणनीति के सामने ममता बनर्जी भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत ही महिला वोटर हैं। और पिछले चुनावों में भी यह साफ देखा गया है कि महिला मतदाताओं ने टीएमसी को बड़ी बढ़त दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अपने हर भाषण में यह बताने की कोशिश करती हैं कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिनसे सीधे तौर पर लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। और इसी के साथ वे बीजेपी के महिला आरक्षण वाले मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहती हैं कि अगर सच में महिलाओं को सशक्त बनाना होता तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त याद नहीं आता बल्कि इसे पहले ही लागू कर दिया जाता। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बंगाल में महिला वोटरों की भागीदारी लगातार बढ़ी है और कई चरणों में तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा देखने को मिला है, जो ये साफ संकेत देता है कि अब चुनावी गणित में महिलाओं को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस बार हर रैली, हर भाषण और हर घोषणा में आधी आबादी केंद्र में नजर आ रही है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो या फिर राजनीतिक हिस्सेदारी की ही बात क्यों ना हो। अब बंगाल चुनाव में आधी आबादी गेम चेंजर बनने वाली है। अब बंगाल में महिला वोटर सबसे बड़ी ताकत हर पार्टी के लिए बनती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो महिला वोटरों को साध सके। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये आधी आबादी का चुनावी संग्राम बंगाल में किस तरह से नजर आ रहा है, किस तरह से ये आधी आबादी का मुद्दा गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिला वोटर बन रही सबसे बड़ा फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो बंगाल की पूरी राजनीति को पलट सकता है, इसलिए इस फैक्टर को गेम चेंजर फैक्टर भी कहा जा रहा है। मोदी रैलियों में महिला आरक्षण पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उन्हें बंगाल की जनता, खासकर महिला वोट बैंक को अपने पाले में डालना है। वहीं योगी बोले कि महिला सम्मान से विकास संभव। साफ तौर पर योगी का कहना है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वहां विकास भी संभव नहीं हो सकता है। लगातार टीएमसी पर बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं। वहीं ममता ने योजनाओं से महिलाओं को साधा है। लगातार ममता बनर्जी महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र अपनी रैलियों में कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर संकेत मिलता है कि इन योजनाओं के जरिए ममता बनर्जी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। अब महिला वोट से तय होगी सत्ता की कुर्सी। साफ तौर पर संकेत है कि ये महिला
की जो सीट है, महिला की जो आबादी है, जो आधी आबादी है, वो ही तय करेगी कि आखिर बंगाल की कुर्सी किस पार्टी के हाथ लगती है। बंगाल का ताज आप किस पार्टी के सर पर सजता हुआ नजर आता है। आधी आबादी अब चुनाव की असली ताकत बन चुकी है, क्योंकि यही आधी आबादी तय करेगी कि आखिर बंगाल का सरताज कौन बनेगा। अब पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। अब अगर इस पूरे चुनाव के सबसे अहम पहलू यानी कि गणित की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर होने वाला ये चुनाव कई महीनों में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा पार करना जरूरी है। और पिछले चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपनी मजबूत पकड़ साबित की थी, जबकि बीजेपी मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरी थी। और इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो अपनी सीटों में इजाफा करते हुए सत्ता तक पहुंच सके। वही टीएमसी अपने किले को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और चुनाव के मुख्य मुद्दों पर महिला आरक्षण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे इस बार शामिल है। जहां बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर बदलाव की बात कर रही है, तो वही ममता बनर्जी अपनी योजनाओं और जमीनी पकड़ के दम पर वोटरों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में जुटी हैं। और ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक सोच और रणनीतियों के बीच की लड़ाई बन चुका है। तो कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुकाबला बन चुका है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर बदलाव का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने अनुभव और जमीनी पकड़ के दम पर सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और महिला आरक्षण से लेकर विकास तक हर मुद्दा इस चुनाव में पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। लेकिन आखिरकार फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है, जो ये तय करेगी कि क्या एक बार फिर दीदी का दबदबा कायम रहेगा या फिर इस बार कमल खिलकर बंगाल में नया इतिहास रच देगा। अब देखना यह है कि बंगाल चुनाव का जो ताज है वो किस पार्टी के सर पर सजता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द लौटेंगे एक अलग मुद्दे के साथ इसी समय पर, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।